मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अमिता प्रगति के कहने के मुताबिक फिर से विनोद के दफ्तर में सेक्रेटरी का काम संभालने के लिए जाती है। विनोद उसे अपने दफ्तर में देखकर नाराज होता है और फौरन निकल जाने के लिए कहता है। अमिता ऐसा नहीं करती और विनोद से कहती है कि कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकता। विनोद अपने वकील सोडी से मिलता है और अमिता को नौकरी से निकालने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। बाद में वो ठाकुर से भी अमिता और करण की शिकायत करता है और कहता है कि ये सब कुछ ठकुराइन की शह पर हो रहा है और वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। गुस्से में आकर वो मरने मारने की धमकी देता है और पूछता है कि आखिर ये दोनों हैं कौन और इनसे इतनी रियायत क्यों बरती जाती है। ठाकुर उसे समझाता है और वादा करता है कि वो इस बारे में विनोद को दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं देगा और कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बाद में ठाकुर ठकुराइन से बात करता है और दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि विनोद और करण को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी जाएं ताकि वो दोनों एक दूसरे के काम में दखल ना दे सकें। अब आगे। हाँ, अंजू से मेरी मुलाकात हुई थी। ये वही औरत है ना जिसने अपने पति का खून किया था? हाँ, वही बदनसीब। अब उसे फांसी होने वाली है। क्या? जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुमसे मिलने आ रही हूँ, तो उसमें एक नई आशा जाग उठी तुमसे मिलने के लिए। बस उसी का संदेशा लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है तुमसे मिलने के लिए। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी, बल्कि अभी जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, जिस जगह पर तुम आई हो वहां तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। अब तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही मेरी तकदीर और यही मेरा मुकद्दर। ये तुम्हारा मुकद्दर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी मजबूरी थी। और मजबूरी में तुमने जो भी काम किए, मेरी नजर में वो गुनाह नहीं थे, बल्कि सवाब के जितने काम तुमने किए, अगर अल्लाह गुनाह बख्शने वाला है, तुम्हारे भी गुनाह बख्श देगा। फरीदा, अब तुम मेरी पनाह में हो। यहाँ तुम्हें ना तो नम्रता के गुंडों का डर है और ना ही कानून का। मैं अंजू से मिलने जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक तुम यही रहोगी। भाभी, भाभी, फरीदा का ख्याल रखना। इसकी कहानी हमसे अलग नहीं है। मैं ज़रा अंजू से मिलने जा रही हूँ, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। तुम निश्चिंत होकर जा प्रगति। लगता है फिर से किसी मजलूम को तुम्हारा इंतज़ार है, और तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। इसे मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगी। जाओ। आओ फरीदा। अंजू, प्रगति, कैसे हो तुम? बस ठीक हो। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने फरीदा के हाथ पैगाम तो भिजवाया था,
मगर सोचती थी तुम मुझे पहचानोगे भी या नहीं। बस थोड़े समय के लिए तो मिले थे हम। अंजू, जब से मैंने अपनी बर्बाद जिंदगी का सफर शुरू किया, उसके हर पड़ाव में जिस मजलूम के साथ मेरी मुलाकात हुई उसे मैं भूली नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है, मजबूरी क्या होती है। हाँ प्रगति, बड़ी दुखदायक है ये जिंदगी। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया था जो इसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। जिंदगी एक अजाब बन गई है। पाप अगर इंसान करे तो उसका पछतावा होता है उसे, मगर मैंने तो कोई पाप नहीं किया। बस एक ही गलती की थी मैंने, अपने पति को बचाने के लिए उसके अपराध अपने सर ले लिया था, अपने सुहाग को बचाने के लिए। मगर किस्मत देखो प्रगति, जिस सुहाग को बचाने के लिए मैंने 6 साल सजा काटी, उसी सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ना पड़ा मुझे। बस हालात ही कुछ ऐसे थे, सोचने का कोई मौका ही नहीं दिया मुझे। पर उस खून का कोई पछतावा है नहीं मुझे। पछतावा अगर है तो इस सजा की जिसकी हकदार नहीं हूं मैं। प्रगति, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मुझे जबरदस्ती फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है। प्रगति, मैं जीना चाहती हूँ प्रगति, मगर वो जालिम मुझे जीने नहीं देना चाहते। कौन है वो लोग? मेरे वकील। तुम्हारा वकील? हाँ प्रगति, वो मेरे ससुर से मिलकर मुझे फांसी चढ़ाने का फैसला कर लिया है। यानी कि तुम्हारा ससुर भी तुम्हें फंसाना चाहता है? हाँ प्रगति, शायद मैंने तुम्हें बताया था किस तरह मुझे मजबूर किया गया था अपने पति के अपराध अपने सर लेने के लिए, और मैं भी उनके बातों में आ गई। उस जुर्म के लिए मुझे 6 साल सजा काटनी पड़ी, और जेल से छूटकर जब मैं घर आई तो मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने ना मुझे पहचानने से ही इनकार किया, बल्कि मुझ पर बदचलन होने का इल्जाम भी लगाया। और मैं तहश में आकर उनका खून कर दिया। ये मैंने सुना। प्रगति, अदालत में मैं अगर बेगुनाह साबित नहीं भी हो सकती थी, फिर मैं जरूर मौत के मुंह से बच सकती थी। मैं जीना चाहती हूँ प्रगति, मैं जीना चाहती हूँ, मगर वो जालिम मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। मौत मेरे सर खड़ी है, मैं फांसी पे लटका दी जाऊंगी। मुझे कोई नहीं बचा सकता है प्रगति, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तुमने अदालत में अपने जुर्म का इकबाल क्यों किया? मैं अपने वकील के बातों में आ गई, उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन कैसे? एक दिन वो मुझसे मिलने जेल आया। वकील साहब, मैं बच तो जाऊंगी ना? देखो अंजू, जो भी हुआ है उसमें सारी शहादतें, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने दिन दहाड़े अपने पति को मारा है। उस छुरी पर भी तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद हैं जिससे तुमने अपने पति को मारा था। और ऐसा भी नहीं है कि तुम खून करके वहां से भाग गई हो, मौके वारदात पर पकड़ी गई हो तुम, जिसके चश्मदीद गवाह भी हैं। सब के सब तुम्हारे खिलाफ हैं। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकती है। वकील साहब, आप भी नहीं बचा सकते मुझे? मंजू, तुम्हारे बचने का बस एक ही रास्ता है। वो क्या है वकील साहब? तुम अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लो। जुर्म कबूल कर लो? फिर मैं बचूंगी कैसे? वो लोग तो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। नहीं, तुम एक औरत हो,
अगर तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो अदालत इसे तुम्हारी नेक नीति मान लेगी और फिर तुम कोई पेशावर खूनी तो हो नहीं। जिन हालात में तुमने अपने पति का खून किया है वो हालात बड़े ही गैर मामूली थे। तुम्हारे पति की बदसलूकी, उस पर उसने दूसरी शादी कर ली। तुमने गुस्से में आकर अपने पति का खून कर दिया। इस गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी तो जरूर, मगर फांसी नहीं। हो सकता है उम्र कैद हो या फिर उससे भी कम, मगर शर्त एक है, तुम्हारा इकबाल जुर्म। ठीक है, मैं अपने जुर्म का इकबाल कर लूंगी वकील साहब। तो ठीक है, तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? यही तुम्हारा एक दस्तखत है जो तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकता है। ठीक है, दीजिए। वकील साहब, ये केस मैं जीत तो जाऊंगा ना? मैं एक वकील कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मैंने ऐसा काम किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर मुझे भी तो बताइए। आज अदालत में वो अपना जुर्म कबूल कर लेगी। मगर वो तैयार होगी? मैंने उसे तैयार कर लिया गुप्ता जी, ये समझाकर कि अगर वो फांसी के फंदे से बचना चाहती है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए इस पर दस्तखत भी कर चुकी। अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो मेरे गले की फांस निकल जाए। मुझे उसकी मौत चाहिए। अब मुझे मेरी फीस जो आप पहले ही दे चुके। गुप्ता जी, मैं आपके लिए किसी वकील का नहीं, एक जल्लाद का काम। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अंजू एक गरीब औरत है। हालात के भंवर में यह गरीब ऐसी फंसी कि इसका किनारे पे आना मुश्किल हो। एक कत्ल के मुकदमे में 6 साल की सजा काटकर जेल से रिहा होकर यह अपने घर इस उम्मीद पर आती है कि इसे एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नया घर मिलेगा, एक पति मिलेगा। मगर योर ऑनर, जब यह लड़की अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि इसके पति ने इसकी गैर मौजूदगी में दूसरी शादी कर ली। यह जज्बात से बेकाबू हो जाती है, इसकी आंखों में खून उतर आता है, या यूं कह लीजिए कि आंसू उतर आते हैं, और गुस्से के हालात में यह अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और इसने अपने पति का खून कर दिया। और ऑनर, यह एक औरत है और कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। इसकी अंदर की औरत ने भी इंतकाम लिया और यह खून हो गया। मगर योर ऑनर, यह खून प्री प्लान नहीं था, इसके पीछे कोई साजिश नहीं रची गई थी, और ना ही अंजू अपने पति के घर अपने पति का खून करने गई थी। यह सब कुछ अचानक हो गया योर ऑनर, अचानक हो गया, जिसके लिए आप अंजू को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। यदि कोई मुजरिम है तो वो हालात। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि अंजू को मुजरिम ना समझते हुए वो इसकी गलती को माफ करे।
इट्स ऑल योर विटनेस। थैंक यू। श्रीमती अंजू देवी, आपके वकील ने अदालत के सामने जो कुछ भी कहा आपने उसे गौर से सुना? जी। आपके पति ने दूसरी शादी कर ली इसलिए आपको उन पर गुस्सा आया? जी। और इतना गुस्सा आया कि आप अपने आप पर काबू नहीं रख सकी और एक ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। जी, वो मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आपने अपने पति का खून अपने पूरे होशो हवास में रहकर किया है। मैंने वो खून इसलिए किया है कि उसने आपको धोखा दिया था। आपके होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली थी और आपके ख्याल में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तहस में आकर आपने उसका खून कर दिया, एक छुरी उसके पेट में घोंप कर। बताओ तुमने खून किया या नहीं? बताओ तुमने खून किया या नहीं? हाँ, मैंने खून किया है। तो आप अपने जुर्म का इकबाल करती है? हाँ, मैं अपने जुर्म का इकबाल करती हूँ। योर ऑनर, मेरे अजीज दोस्त मिस्टर सोडी ने जिस औरत को मां एक भोली भाली औरत समझा, जिसके जुर्म को उन्होंने गुस्से की चादर पहना दी, वो गलत है। अंजू देवी एक पेशावर मुजरिम है। इन्होंने इससे पहले भी एक खून किया है और वो खून इन्होंने क्यों किया इसका सबूत अदालत के सामने मौजूद है। उस शख्स के साथ इनके नाजायज ताल्लुकात थे। ये झूठ नहीं, ये सच है। उस शख्स के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे और इसका सबूत अदालत में मौजूद है। नहीं, नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, अदालत ने इसे एक औरत समझकर, एक कमजोर जीव समझकर इस पर रहम किया। इसे फांसी ना देकर सिर्फ 6 साल की सजा दी। मगर जेल से छूटने के बाद, उस सजा भुगतने के बाद इनके कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो एक बड़ी मुजरिम बन गई। इसने खुद अपने पति का खून किया। वो पति जिसने इसकी गलत हरकत से अपने आप को बचाने के लिए इससे अपना रिश्ता तोड़ लिया था, वो एक बाइज्जत आदमी था। योर ऑनर, उसने एक शरीफ लड़की से दूसरी शादी कर ली, मगर इस पेशेवर कातिला ने दिन दहाड़े उसके घर में जाकर उसका खून कर दिया, उस औरत का सुहाग गुजार दिया, एक बूढ़े बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया और इसने भरी अदालत में अपनी जुर्म का इकबाल भी कर लिया है। लिहाजा अदालत से मेरी यह दरख्वास्त है कि ऐसी बेरहम जालिम औरत के साथ किसी की नरमी न बरती जाए। इसे उस घिनौने जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस जैसी दूसरी औरतों के लिए सबक हो। That's all, Your Honor. ये झूठ है, ये झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। मुझे फंसा जा रहा है, ये झूठ है। ऑर्डर। डिफेंस, क्या तुम्हें कुछ कहना है? योर ऑनर, जब इसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अदालत जो भी फैसला सुनाएगी मुझे मंजूर है। वकील साहब, हाँ? जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। ये मेरे ससुर से मिले हुए हैं। जज साहब, आप मुझे बचा लीजिए। तमाम गवाहों के बयानात और हालात की रोशनी में जबकि खुद मुजरिम ने भी अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हर बार औरत को औरत समझकर उसे माफ कर देना इंसाफ का खून करना है। श्रीमती अंजू देवी का जुर्म किसी भी हालात में माफी के काबिल नहीं है। लिहाजा ये अदालत श्रीमती अंजू देवी को अपने पति चंदर के खून के जुर्म में ज़ेर दफा 302 ताजराते हिंद की रूह से सजाए मौत देती है। शी विल बी हैंग्ड इन डेथ। तो ये है मेरी कहानी। इसका मतलब है तुम्हें फांसा गया जबरदस्ती? अब जो होना था वो तो हो गया। जब मुझे पता चला कि तुम फरीदा को जानती हो तो एक ख्वाहिश पैदा हुई थी मन में, मरने से पहले तुमसे मिलने की, तुम्हें देखने की। बस वो ख्वाहिश पूरी हो गई मेरी। अब जो कुछ भी हुआ उसे तो मैं किस्मत का खेल ही समझूंगी प्रगति। तुम इसे किस्मत का खेल समझती हो? तो और क्या समझूं मैं? ये एक साजिश है तुम्हारे खिलाफ। पहला खून तुमने नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती उसका इल्जाम तुमने अपने सर पर उठाया, और जिसके लिए तुमने ये सब किया ना, उसने दोबारा शादी कर ली।
अगर जेल से निकलने के बाद तुमने उसका खून नहीं किया होता ना, तो वो लोग उस लड़की के साथ भी वही सलूक करते जो कि तुम्हारे साथ किया था उन्होंने। और फिर ये सिलसिला न जाने कब तक चलता रहता, न जाने कितनी मजलूम लड़कियां भेंट चढ़ती इस लालच के खेल में। तुमने गुनहगार को सजा देकर जुल्म के इस खेल को खत्म करके औरत जात को तबाही से बचा दिया है। दुनिया का कोई भी कानून तुम्हें सजा नहीं दे सकता है। पर कानून तो अपना काम कर चुकी है प्रगति। फांसी का फंदा अब मेरा नसीब है। तकदीर तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती। तकदीर को अपना फैसला बदलना होगा, कानून को अपना फैसला बदलना होगा। मैं तुम्हें इस काल कोठरी में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें फांसी के फंदे से बचा दूंगी, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नहीं मरने दूंगी मैं तुम्हें। प्रगति देखो, मैं फिर आऊंगी तुम्हें यहां से निकालने के लिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।